ये तो फैज बचाओ मुहिम का हिस्सा है। शाहिद खकान अब्बासी और एहसन इकबाल ये उस मुआहदे पर जनरल फैज के दस्तखत कैसे हैं? शाहिद खकान अब्बासी पर आर्टिकल 6 लगा दे, उसने आइन तोड़ा है। तो अलीमा खान और बुशरा बेगम में लड़ाई चल रही है। इमरान खान ने कहा ना अलीमा ना बुशरा, उन्होंने एक डमी आदमी 2000+ बैरिस्टर गौहर खान ढूंढा है। पलक रियाज का इंटरव्यू आ रहा है। अरशद जरदारी साहब ने बिलावल के आगे सरेंडर कर दिया कि आगे चल के नून और पीपल पार्टी इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के हवाले से आज बड़ी अंदर की खबर है हमारे पास, वो जरा मुजम्मिल साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब आपके पास फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के हवाले से बड़ी अंदर की खबर है, और पिछले जो 2 बयान रिकॉर्ड हुए हैं और पेशियां हुई हैं 2 अफराद की मुस्लिम लीग नून के, एक शाहिद हकान अब्बासी जो उस वक्त वजीर आजम थे, और आज एहसन इकबाल भी पेश हुए हैं। ये दोनों तो मुकर गए हैं। इन्होंने कहा है कि पहले तो शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि मैं इसको खुद जिम्मेदार करार देता हूँ इस वाकये का, और आज एहसन इकबाल ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं आईएसआई को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। तो आगे क्या होगा? हमने देखो पहले दिन जब ये कमीशन बना था तो आपको पता है इस कमीशन का नाम रखा था फैज बचाओ कमीशन। ये फैज बचाओ कमीशन है और उसमें फैज बचाओ मुहिम चल रही है कि किस तरह जनरल फैज को बचाना है। लेकिन गेम बदल जाएगी जब अफसार आलम को बुलाया जाएगा। देखिए ना, जिस दिन अफसार आलम जो चेयरमैन पैमरा थे उस वक्त उन्हें बुलाया जाएगा और वो जनरल फैज पर इल्जामात लगाएंगे तो ये कमीशन क्या करेगा? क्या अफसार आलम के बयान हल्फी को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा या जवाब में जनरल फैज को नोटिस जारी करेगा? आप देखें ना, गेम कोई शायद खकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने नहीं बदलनी। देखिए ना, ये तो फैज बचाओ मुहिम का हिस्सा है। शायद खकान अब्बासी और एहसन इकबाल ये तो आपको पता है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तो हिकमत अमली नहीं है कि वो लड़ाई करे और वो इस वक्त को मजामत करे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में उन्होंने तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही सारा कुछ किया है। सवाल तो ये है कि जब अफसार आलम आएगा तो फिर क्या होगा? जो बयान हल्फी अफसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि जनरल फैज कवरेज रुकवा रहे थे, जनरल फैज सब कुछ कर रहे थे, उसका क्या जवाब देंगे जनरल फैज जब उन्हें बुलाया जाएगा? और फिर जो जनरल फैज के दस्तखत हैं मुआहदे पे, उसका भी तो जनरल फैज ने जवाब देना है ना। कि जनरल फैज बताएंगे कि उनके मुआहदे पर दस्तखत क्यों थे, क्या वजीर आजम ने उनको दस्तखत करने का अख्तियार दिया था? और अगर वजीर आजम ने उनको दस्तखत करने का अख्तियार दिया तो फिर वजीर आजम के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि उन्होंने एक आर्मी के अफसर को टीएलपी के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने का अख्तियार क्यों दिया? तो सवाल है कि जब जनरल फैज को बुलाया जाएगा तो पता लगेगा, जब अफसार आलम को बुलाया जाएगा पता लगेगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने नजर सानी की दरखास्तें दायर की और उन्होंने वापस क्यों ली, उनसे तफ्तीश की जाए, उन्हें भी बुलाया जाए। वैसे वो भी मुबहम सा जवाब देंगे कि अब हमने जरूरत नहीं समझी, मिट्टी पाओ पॉलिसी। सिर्फ जो फैजाबाद धरना के कमीशन जो है वो फैज बचाओ कमीशन है। सिर्फ देखना ये है कि अफसार आलम के बयान हल्फी को ये कमीशन कैसे लेता है और क्या जनरल फैज को बुलाता है और उससे पूछता। देखिए ना, आज एहसन इकबाल और शाहिद खकान अब्बासी से ये पूछना चाहिए था कि उस मुआहदे पर जनरल फैज के दस्तखत कैसे हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने जनरल फैज को इजाजत दी कि वो सियासी मुआहदे पर दस्तखत कर दें तो फिर आप शाहिद खकान अब्बासी पर आर्टिकल 6 लगा दें, उसने आइन तोड़ा है। तो पाकिस्तान के आइन के तहत कोई आर्मी अफसर किसी सियासी मुआहदे पर दस्तखत कर ही नहीं सकता। अगर उसको वजीर आजम ये कहे भी तो वो नहीं कर सकता। अगर कोई वजीर आजम किसी आर्मी अफसर को कहे कि आप सियासी मुआहदे पर दस्तखत कर दें, तब भी जो आर्मी अफसर का हलफ है वो उसको सियासत में दखल अंदाजी से रोकता है। तो जनरल फैज ने उस मुआहदे पर दस्तखत करके अपने हलफ की तोड़ा है। और अगर शाहिद खकान ने उन्हें दस्तखत करने की इजाजत दी है तो शाहिद खकान ने भी आइन तोड़ा है, एहसन इकबाल ने भी आइन तोड़ा है। लेकिन कमीशन इस तरफ जाएगा ही नहीं। ये फैज बचाओ कमीशन है, इसका तो सिर्फ एक काम है कि जनरल फैज को बचाना कैसे है। तो इसलिए ये फजूल किस्म की तफ्तीश की जा रही है, सिर्फ मिट्टी पाऊ तफ्तीश है। पूछने वाली बात एक सादा सी है कि भाई फैज के दस्तखत का हुक्म किसने दिया?
اگر احسن اقبال کہتے ہیں کہ میں نے فیض کو کہا آپ دستخط کرتے ہیں تو احسن اقبال پر آرٹیکل 6 لگا دیں. اگر شاہد خاقان کہتا ہے کہ میں نے کہا فیض دستخط کرتے ہیں تو شاہد خاقان پہ لگا دیں. اور اگر دونوں کی مرضی کے بغیر فیض نے خود دستخط کیے تو فیض پہ لگا دیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں آئین کی خلاف ورزی فیض کے دستخط ہیں سیاسی معاہدے پہ, فیض وہ دستخط کر نہیں سکتا. اب اگر ادھر ادھر کی تفتیش کر کے آپ نے اصل مدعے کی طرف نہیں آنا تو پھر فیض بچاؤ کی آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, دوسرا آج ایک اور آڈیو لیک آئی ہے, وہ لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے کیسز کو لے کے, تو یہ اس ٹائمنگ پہ کیوں کی گئی ہے؟ اور حلیمہ خان کا بھی بیچ میں ذکر ہے, کیا یہ اس سے کیا مطلب کیا فائدہ حاصل ہوگا, کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا کہ اس وقت علیمہ خان اور بشرا بیگم میں لڑائی چل رہی ہے, تو آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا, کیونکہ آپ بھی تو اندر سے ایک پوری یوتھن ہے نا, تحریک انصاف کی حامی ہے. تو اگر ان کی سچی خبر بھی دی جائے تو آپ اس شو میں نہیں مانتی اور چلنے نہیں دیتی ہیں. تو ہم نے تو 2 دن پہلے کہا تھا کہ بہنوں کی اور بھابھی کی لڑائی چل رہی ہے. باقی یہ اقتدار کی لڑائی ہے, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم, اتنی لڑائی بڑی. عمران خان نے کہا نہ علیمہ نہ بشرا, انہوں نے ایک ڈمی آدمی بزار پلس برسٹر گوہر خان ڈھونڈا ہے. ہم نے پہلے کہا یہ بزار پلس ہے. باقی ملک ریاض کا وہ چیف لیگل ایڈوائزر ہے, لیکن ملک ریاض پہ بھی برا وقت ہے, تحریک انصاف پہ بھی برا وقت ہے, تو اس کے لیگل ایڈوائزر پہ بھی برا وقت. پر مزمل صاحب, علیمہ خان لطیف کھوسا پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ آج کی جو کنورسیشن ہے آڈیو لیک کی, اس اگر وہ لیے کہ وہ سنی جائے. بشرا بی بی کے وکیل ہیں. جو بشرا بی بی, جو علیمہ خان کے وکیل ہیں, ان پہ بشرا اعتماد نہیں کرتی. جب لڑائی ہو جائے تو پھر اپنے اپنے وکیل اور اپنے اپنے سارے, تو یہ چیئرمین فی الحال تو اعتزاز احسن اور ملک ریاض گروپ سے آ گیا. مجھے لگتا ہے نہ علیمہ کا ہے اور نہ ہی یہ بشرا کا ہے. یہ تو نیوٹرل تھا. یہ بتاؤں کون آیا ہے؟ یہ جیسے انوار اللہ کاکڑ آیا ملک کا وزیر اعظم, ایسے بیرسٹر گوہر خان جو ہے تحریک انصاف کا چیئرمین آ گیا. یہ بھی ایک کاکڑ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, آج تیسری بڑی ڈیولپمنٹ جو آج سامنے آئی ہے مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے, انہیں جو دوسرا نوٹس جاری ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا, اس کو ہی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست کے ذریعے. اور اس درخواست میں مطلب تھوڑا ڈفرینٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس درخواست کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی جمع کروائے ہیں. تو اس درخواست میں کیا ہے کچھ مختلف جو پہلی درخواست جو انہوں نے جمع کرائی تھی سپریم کورٹ میں, اور ان ڈاکومنٹس میں کیا ہے؟ دیکھیں, جواب تو سپریم جوڈیشل کونسل میں دینا ہے نا. مظاہر علی نقوی سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب دینے سے اجتناب کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیس لمبا ہو جائے, اور لمبا ہو کر قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائے اور اعجاز الاحسن کے آ کر ان کو ایک این آر او مل جائے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں لگ جائیں یا نہ لگیں, تو وہ کہیں گے کہ جب تک میری درخواست نہیں سنی جائے گی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ نہیں مانتا, اور کیس کو لمبا کر رہا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ 14 دن میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب نہیں دیں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی, اور ان کی چھٹی طے ہے. یہ اگر ان کی درخواستیں قاضی فائز عیسیٰ نے لگائیں بھی تو وہ کسی ہم خیال بینچ کو نہیں لگائیں گے, جو مظاہر علی نقوی کی کوشش ہے. یہ اعجاز الاحسن وغیرہ کے پاس یا منیب اختر کے پاس نہیں لگے گی, یہ دوسری طرف لگے گی اور یہ 2 سماعتوں میں اڑ جائیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ مظاہر علی نقوی اپنی ججی بچا سکیں گے. ان کا جانا طے ہو چکا ہے, ان پر کرپشن ثابت ہو چکی ہے, بار کونسل ان کے خلاف ہیں, لہٰذا اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ وہ کتنی دیر میں چلے جاتے ہیں. بٹ ہی ہیز ٹو گو. پر مزمل صاحب, گزشتہ دنوں کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ اپنے کچھ حلقہ احباب سے, سینئر قانون دان ہیں, ان سے مشاورت کر رہے ہیں اور استعفیٰ دے رہے ہیں. اس حوالے سے اندر کی خبر کیا ہے؟ لیکن بہت, یہ ہمارے یہاں نا خبریں جیسے کہتے تھے ملک ریاض کا انٹرویو آ رہا ہے, کہتے تھے نا ریکارڈ ہو گیا ہے. ہم نے یہاں کہا کہ ملک ریاض انٹرویو نہیں دے گا. مظاہر علی نقوی کیوں استعفیٰ دے گا؟ مطلب 100 چھتر اور 100 گنڈے اکٹھے کھانے والی بات ہے. استعفیٰ کیوں دے گا؟ وہ کہے گا مجھے فارغ کر دیں, اس کے خلاف اپیلیں کرے گا, سماعت کرے گا کہ شاید میں کسی وقت بحال ہو جاؤں. استعفیٰ دے دے گا تو سارے راستے بند ہو جائیں گے, دوبارہ بحال ہی نہیں ہو سکتا. وہ اپنے کیس کو زندہ رکھنے کے لیے آخری موقع تک لڑیں گے. مجھے نہیں لگتا وہ استعفیٰ دیں گے.
استعफा देने में तो उनकी बहाली का कोई इम्कान नहीं। वो कोशिश करेंगे कि ये 13 महीने गुजर जाए किसी तरह, तो फिर वो आगे चले। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, चौथी अंदर की खबर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आज कोयटा में आसिफ अली जरदारी और बिलावल इकट्ठे नजर आए और उन्होंने आज यौम तसीस के मौका पर आवाम से खिताब भी किया। तो आगे आप पीपल्स पार्टी की सियासत क्या देख रहे हैं? देखिए, आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल के आगे सरेंडर कर दिया। देखिए, आज की बिलावल की ये तकरीर ये बता रही है कि बिलावल ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की। आप देखें, कल राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आगे चल के नून और पीपल पार्टी इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। मैंने कहा कभी नहीं हो, आपके साथ ही कहा ना। आज बिलावल ने जो तकरीर की है वो तो ये है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इसका मतलब जो आसिफ जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया था वो रद्दी की टोकरी में चला गया और बिलावल ने उसको किसी खाते में नहीं लाया। वो वही बात कर रहे हैं जो इस इंटरव्यू से पहले कर रहे थे, और वही पर बात अब। उन्होंने ये भी तो कहा है ना, हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला है तो महंगाई से है, बेरोजगारी से है। तो साथ जब वो महंगाई लीग कहते हैं, जब वो कहते हैं कि वजारत खजाना उनके पास थी, वो फेल हो गए हैं, वो किसको कहते हैं? वो इलेक्शन तो मेरा मतलब है, जब आप नून लीग को बराबर गालियां निकालेंगे तो फिर नून लीग जाने और आप जाने। अभी तो नून लीग ने ये तय किया हुआ है कि हमने बिलावल को जवाब नहीं देना है, और उनका ख्याल है कि एक सियासी जमात जिसके पास पंजाब में उम्मीदवार ही नहीं है, जिसके 140 हम्म। हल्कों में से 130 हल्कों में उम्मीदवार ही नहीं है, उसको क्या जवाब दे? मतलब मुस्लिम लीग नून समझती है कि पंजाब में उनका अगर कोई मुकाबला होगा तो पीटीआई से होगा या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से होगा। पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल ही मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो वाकई कैंडिडेट नहीं है पंजाब में। तो अब नून लीग वाले सोचते हैं कि क्या जवाब दें, एक पार्टी जो हमारे मुकाबले में ही नहीं है पंजाब में, उसको क्या जवाब दें? उसको जवाब देना बनता ही नहीं है। बिलावल जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी का मुकाबला हो जाए, लेकिन अभी तक तो ये तय है कि बिलावल को जवाब नहीं देना। लेकिन अब वो मुसलसल करते रहेंगे तो देखेंगे नून लीग का सब्र कहाँ जाके टूटता है। अभी तक तो बेचारे सब्र करके बैठे हैं कि जवाब नहीं देना। आज भी देखे ना इन तकरीरों के, मतलब ऐसी तकरीर किसी पीटीआई के रहनुमा ने की होती तो जवाब में तलाल चौधरी, तातार, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब सब शुरू हो जाते जवाब देने। बिलावल की तकरीर का किसी ने जवाब दिया है? कोई उस पर रिस्पॉन्स आया है? इसका मतलब फैसला है कि उनको जवाब नहीं देना, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देना। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि उन्होंने बिलावल की बातों का और उनकी तनकीद का बिल्कुल भी जवाब नहीं देना और सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।